हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं मुकुल खरबंदा आज आपके साथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस अगस्त 2016 से अब तक जो भी इवेंट्स देश में हुई हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जो भी न्यूज़ आई है उन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ हृदय हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना? हृदय के अधीन इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो कवर नहीं किया जाएगा? पहला अजमेर जो कि राजस्थान में है, दूसरा मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वारंगल जो कि तेलंगाना में है, और कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में और काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है। पर कोलकाता को हृदय में नहीं कवर किया जा रहा। अजमेर, मथुरा और वारंगल ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर हैं सांस्कृतिक विरासत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल हेरिटेज की नज़र से, और कोलकाता इसमें इसीलिए इंक्लूडेड नहीं है हृदय में। साथ ही साथ मैं आपको वो सभी 12 शहर के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इस स्कीम में कवर किए जा रहे हैं। पहला शहर अजमेर राजस्थान में काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह थी, काफ़ी बड़े सूफी संत थे। सेकंड अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है और एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है। अमरावती में एक बहुत ही फेमस स्तूप भी है। थर्ड अमृतसर जो कि पंजाब में है और सिख रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। गोल्डन टेम्पल वहाँ पे सिचुएटेड है। कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है अमृतसर की। जलियांवाला बाग वहाँ पे सिचुएटेड है। बदामी जो कि कर्नाटका में है और बदामी चालुक्याज ने यहाँ पे रूल किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट केव आर्किटेक्चर है यहाँ पे, जिसमें जैन्स की भी केव्स हैं, हिंदू धर्म की भी केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव्स भी हैं। फिफ्थ द्वारका जो कि गुजरात में है और चार धाम की यात्रा जो कि हिंदू रिलीजन में मेंशन्ड है, उस चार धाम में से एक धाम द्वारका में है। सिक्स्थ गया बिहार में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। सेवेंथ कांचीपुरम तमिलनाडु में है और काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे, इसलिए कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। पुरी जो कि उड़ीसा में है और लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पे सिचुएटेड है। टेंथ वाराणसी, काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर और न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। संत कबीर, संत रविदास, मुंशी प्रेमचंद, इन सभी ने यहाँ पे काफ़ी कुछ साहित्य लिखे, किताबें लिखी, अध्ययन किया। 11th वेलंकानी जो कि क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और तमिलनाडु में है। और लास्ट 12th वारंगल जो कि तेलंगाना में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कल्चरल साइट है। तो ये सभी 12 शहर ज़रूर याद रखें, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हृदय स्कीम के अंडर ये कवर किए जा रहे हैं वो सभी शहर जो कि कल्चरल हेरिटेज की नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट है देश में। Next question, which of the following is or are not included in a recently created portal on must see monuments and archaeological sites in India? Recently आपने न्यूज़ में सुना होगा, अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की वेबसाइट रेफर करते हो तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि एक पोर्टल क्रिएट किया गया है जहाँ पे मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो कि इंडिया में है वो मेंशन की गई हैं और ऐसी 100 साइट्स वहाँ पे मेंशन की गई हैं ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इन 6 में से कौन सी साइट उस पोर्टल पे नहीं मेंशन की गई है? पहला नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश, सेकंड इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है और वॉर मेमोरियल के तौर पे है, थर्ड सन टेम्पल जो कि मोढेरा गुजरात में है, फोर्थ महाबलीपुरम में कई मॉन्यूमेंट्स हैं, कई टेम्पल्स हैं वो, फिफ्थ रणथंबोर फोर्ट जो कि राजस्थान में है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी है, सिक्स्थ रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। तो 5 इसमें से उस पोर्टल में मेंशन किए गए हैं। इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट साइट है पर उस पोर्टल पे मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका ओनली 2 सही आंसर है। बी इसका सही आंसर है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश में, सन टेम्पल मोढेरा में, महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स, रणथंबोर का किला राजस्थान में और भीमबेटका की केव्स, ये सभी के सभी उस पोर्टल पे मेंशन किए गए हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके।
अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और मिशन इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन इनमें से कौन सी योजना नहीं आती है। पहला, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। सेकंड, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स। थर्ड, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। और फोर्थ, गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन। ये चारों ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स या मिशंस हैं जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एग्जीक्यूट करता है इनको, और इसीलिए डी सही आंसर है, ऑल द अबव सही आंसर है। पर यहाँ पे ही नहीं रुकते, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज साल 2007 में स्टार्ट किया गया था 11th 5 ईयर प्लान के अंडर, और इसे बाद में 12th 5 ईयर प्लान के अंडर भी एक्सटेंड कर दिया गया था। सेकेंड, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये साल 2003 में स्टार्ट किया गया था और 2 बार एक्सटेंड किया गया और इसलिए अभी भी चल रहा है। गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन, जिसमें कि महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी साइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है, इसे साल 2013 में स्टार्ट किया गया था। तो ये सबसे रीसेंट स्कीम है इन चारों में से। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है और इसलिए इस क्वेश्चन में इंक्लूड की गई थी। फोर्थ क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी इनमें से कौन से शहर में बनाया जा रहा है। पहला ऑप्शन ग्रेटर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन सी गया जो कि बिहार में है, और ऑप्शन डी वारंगल जो कि तेलंगाना में है। बी, सी और डी में 3 शहर, अमरावती, गया और वारंगल, तीनों ही सांस्कृतिक विरासत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर हैं। पर इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर ग्रेटर नोएडा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी बनाया जा रहा है। याद रखना, रिसेंटली न्यूज़ में आया था। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स NCSM के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या फिर क्या ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। तो ध्यान से इसको समझिए, भले ही यहाँ पे साइंस म्यूजियम्स की बात हो रही है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर नहीं है। ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मोबाइल साइंस एग्जीबिशंस, तो ये सही स्टेटमेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स ही मोबाइल साइंस एग्जीबिशंस MSEs ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसके अंदर होता क्या है, कुछ बसेस जाती हैं अलग अलग रूरल एरियाज़ में या कोई और बैकवर्ड एरियाज़ में, और वहाँ पे जाके बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। ये 1965 में स्टार्ट किया गया था और अब इसको काफ़ी स्केल अप किया गया, बढ़ाया गया। 23 बसेस अब इसके अंडर की गई हैं। 23 बसें अलग अलग एरियाज़ में जाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू छपेली फोक डांस। छपेली फोक डांस के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, या अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज़ अ फोक डांस प्रेवलेंट इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के 2 रीजन्स है, एक गढ़वाल रीजन और दूसरा कुमाऊं रीजन। क्या छपेली फोक डांस उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में परफॉर्म किया जाता है? तो बिल्कुल सही, ये फोक डांस है और उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में होता है। सेकंड, इट इज़ जनरली परफॉर्म सोलो, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कपल्स में, डुएट में किया जाता है। आमतौर पे 2 लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं और तभी इट एक्सप्रेसेस द जॉय ऑफ रोमांस, ये प्रेम या रोमांस को दर्शाता है, एक्सप्रेस करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, 1 और 3 डी में आंसर है और इसलिए डी सही आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू इंडियन स्कल्पचर। इंडियन स्कल्पचर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। पहला, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है डीप ग्रीक इन्फ्लुएंस, ये बिल्कुल सही है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट पे ग्रीक इन्फ्लुएंस थी और ये यूपीएससी के मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट है, जरूर एक बार इसको रेफर करना। सेकेंड, द स्कल्पचर्स ऑफ मथुरा स्कूल वर लार्जली मेड बाय रेड सैंडस्टोन, ये भी सही स्टेटमेंट है और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन का काफ़ी बल्क में इस्तेमाल किया जाता था।
सी, अमरावती स्कूल वॉज पैटर्नाइज्ड बाय सातवाहना रूलर्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। डी, ब्रॉन्ज वॉज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स ड्यूरिंग चोला पीरियड, ये गलत स्टेटमेंट है और गलत होने की वजह से यही सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आपसे नॉट ट्रू पूछा गया था कि इंडियन स्कल्पचर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। चोला पीरियड के दौरान ब्रॉन्ज का नटराज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है, ज़रूर एक बार इसको गूगल करके इसकी इमेज देख लेना। और ये लॉर्ड शिवा का तांडव करते हुए एक डिपिक्शन है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा क्यों? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स वापस लौटाए थे जो किसी वजह से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। आप कमेंट बॉक्स में वो 3 स्कल्पचर्स के नाम एक बार लिखें जो कि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली इंडिया को लौटाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी और सिटीज इज आर बीइंग डेवलप्ड एज अ साइंस सिटी, इनमें से कौन सा शहर साइंस सिटी के तौर पे डेवलप किया जा रहा है? मल्टीपल सिटीज भी हो सकती है, यहाँ पे सिटीज और आर लिखा हुआ है, तो एक से ज़्यादा शहर भी हो सकते हैं। फर्स्ट कोलकाता, सेकंड लखनऊ, थर्ड अजमेर, फोर्थ अमृतसर। तो कोलकाता और लखनऊ इसका सही आंसर है, 1 और 2 सही आंसर है, बी सही ऑप्शन बैठता है इस हिसाब से। अजमेर और अमृतसर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं सांस्कृतिक विरासत के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर साइंस सिटी यहाँ पे नहीं डेवलप की जा रही। साइंस सिटी सिर्फ कोलकाता वेस्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे की जा रही है। ये साइंस सिटी के बारे में आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स NCSM, ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है जिसमें कि 2 शहर साइंस सिटी के तौर पे बसाए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके तहत कोऑर्डिनेट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स को लैंड प्रोवाइड करनी है, ज़मीन देनी है, और सेंटर बाकी की फंडिंग उसके लिए करेगा। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला, पुराना किला वॉज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी, क्या सूरी डायनास्टी के शेरशाह सूरी रूलर ने पुराना किला बनवाया था? तो बिल्कुल हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड, क्या पुराना किला दिल्ली में सिचुएटेड है? तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है, इसे शेरशाह सूरी नहीं बनवाया था और दिल्ली में ही ये मौजूद है। थर्ड स्टेटमेंट, क्या ये यूनेस्को ने जो लिस्ट डिक्लेयर की है, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, क्या उसमें इंक्लूडेड है? तो बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में, जिसमें इंडिया के कई मॉन्यूमेंट्स है, पर उसमें पुराना किला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड पोर्टल ऑन 100 मस्ट सी इंडियन हेरिटेज या मॉन्यूमेंट्स। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पोर्टल तैयार किया है जिसमें 100 खास इंडियन हेरिटेज की साइट्स या मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसे इंडिया टूरिज्म के लिए प्रमोट कर रहा है, पर उसमें पुराना किला नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही नहीं है, तो 3 और 4 सही आंसर है। बी ऑप्शन में 3 और 4 है, इसलिए बी ऑप्शन सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी बीइंग बिल्ट इन गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बनाया जा रहा है, उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू? पहला, स्टैचू ऑफ यूनिटी विल बी डेडिकेटेड टू द एफर्ट्स ऑफ इंदिरा गांधी टूवर्ड्स प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, क्या राष्ट्र की एकता और अखंडता में श्रीमती इंदिरा गांधी का जो योगदान था उसको सम्मान देने के लिए स्टैचू बनाया जा रहा है। सेकंड, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड SSNNL, अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अंडरटेकिंग, क्या इसे SSNNL बना रहा है? और थर्ड, इट इज़ बीइंग बिल्ड ऑन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, क्या इसे BOT मॉडल पे बनाया जा रहा है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के सम्मान में नहीं बल्कि सरदार पटेल का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत है। सेकंड सही है, इसे सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ही बना रहा है। और थर्ड,
इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे नहीं बल्कि ईपीसी मॉडल पे बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में किसी भी प्राइवेट कंपनी को कहा जाता है कि आप ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करिए, बिल्ड करिए, थोड़े दिन ऑपरेट करिए, उससे जो भी आपका खर्चा हुआ है वो निकालिए और फिर सरकार को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये स्टैचू बीओटी पे नहीं बनाया जा रहा, ईपीसी पे बनाया जा रहा है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, थर्ड गलत है, 1 और 3 रॉन्ग है, नॉट ट्रू आपसे पूछा गया तो इसलिए डी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि एक महान संत थे देश के, इनमें उनके बारे में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, ही वॉज अ शैवाइट सेंट। क्या वो शिव की भक्ति करने वाले संत थे? नहीं, वो एक वैष्णव संत थे जो कि विष्णु भगवान की भक्ति करते थे। सेकेंड, ही विजिटेड वृंदावन इन 17th सेंचुरी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। वो वृंदावन गए तो जरूर थे पर वो साल 1515 1515 में गए थे, और या फिर इसे हम 16th सेंचुरी भी कह सकते हैं। तो वो वृंदावन तो गए पर 16वीं शताब्दी में गए थे। और तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमेमोरेटिंग या सेलिब्रेटिंग द 400th एनिवर्सरी ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुज कमिंग टू वृंदावन। क्या स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन लौटने की 400वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो नहीं, 500वीं वर्षगांठ है, 500th एनिवर्सरी है, क्योंकि 1515 में वो वृंदावन आए थे तो लगभग 500 साल 2015 में पूरे होते हैं और हम उनकी 500th एनिवर्सरी मना रहे हैं जबकि वो वृंदावन गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीनों स्टेटमेंट गलत है और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है, डी सही आंसर है इसका। सभी स्टेटमेंट सही नहीं है, सभी स्टेटमेंट गलत हैं। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंटैंजिबल्स। इंटैंजिबल्स का मतलब होता है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंटैंजिबल इज आर अ पार्ट ऑफ यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में इनमें से कौन सी आर्ट या कौन सी एक्टिविटी इंक्लूडेड है? मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। तो पहला, कुडियत्तम जो कि केरला का डांस ड्रामा है, तो ये बिल्कुल है और इसे 2008 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया था। सेकंड, रमन जो कि गढ़वाल रीजन का एक रिचुअल थिएटर है, वहाँ पे परफॉर्मेंस होती है इस पे, और ये भी यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूडेड है। मुदेट्टू जो कि केरला का एक रिचुअल थिएटर है और ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। शबद जो कि सिख रिलीजन के डिवोशनल सॉन्ग्स की परफॉर्मेंस है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज है पर ये यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में नहीं है। कल्चरल हेरिटेज तो है, सांस्कृतिक विरासत तो बहुत महत्वपूर्ण है पर इस लिस्ट में नहीं है। 5th, कालबेलिया जो कि राजस्थान का एक डांस है और ये सांप की मूवमेंट्स पे बेस्ड होता है। 6th, ताजमहल, ये तो इस लिस्ट में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये टेंजिबल है, इसे टच किया जा सकता है, तो ताजमहल इस लिस्ट में नहीं है और शबद इस लिस्ट में नहीं है। 1st, 2nd, 3rd और 5th बचे और ये इस लिस्ट में है और इसीलिए सी इसका सही आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक सजेशन कि यूनेस्को की ये पूरी लिस्ट इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की एक बार देख लें, इसको पढ़ें और इसमें देखें कि कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडेड हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट योगा। योगा के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला, योगा इज वन ऑफ द 6 सब स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के ऑर्थोडॉक्स स्कूल के क्या 6 सब स्कूल्स में ये प्रेजेंट है? तो इसके लिए आपको 6 सब स्कूल्स पता होने चाहिए। पहला सांख्या, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिका, पांचवा मीमांसा और छठा वेदांत। तो बिल्कुल
योगा 6 सब स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म में है और इसीलिए ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड, योगा इज नोन टू फाइंड इट्स ओरिजिन इन योग सूत्र ऑफ पतंजलि रिटन इन 2nd सेंचुरी BCE। क्या पतंजलि जी ने 2nd सेंचुरी BCE में जो योग सूत्र लिखी थी उसी में से योगा का ओरिजिन माना जाता है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, इट इज बिलीव दैट योगिक पोस्चर्स लीड टू रिलीज ऑफ पुरुष फ्रॉम प्रकृति एंड वुड लीड टू सेल्वेशन। दो वर्ड्स यहाँ पे, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब है हमारी कॉन्शियसनेस और प्रकृति का मतलब है ये मेटीरियलिस्ट वर्ल्ड, ये मेटीरियल वर्ल्ड। तो क्या योगा करने से पुरुष प्रकृति में से रिलीज हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्या ऐसा माना जाता है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ, इन 2014 23 जून वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 23 जून नहीं 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया गया था। फिफ्थ, इन 2016 यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंस्क्राइब्ड योगा इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या यूनेस्को ने योगा को अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया है? तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। कई सारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पहले से ही इंक्लूडेड है, इस पे भी एक क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे और उसी में 2016 में योगा को भी डाला गया है। तो इसलिए आपसे इसमें पूछा गया था नॉट ट्रू कौन सी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? सिर्फ और सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर है डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, AMASR एक्ट 1958 के तहत इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। फर्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी मॉन्यूमेंट और आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स एज अ रिपोजिटरी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर्स होंगी कि वो किसी भी मॉन्यूमेंट या आर्कोलॉजिकल साइट जो कि एंशिएंट या मेडिवल टाइम्स का हो उसे नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण घोषित किया जा सकता है? तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर्स हैं। सेकेंड, द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी will have the authority from central government to purchase or take lease। क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी किसी मॉन्यूमेंट को खरीद सकते हैं या उसको लीज पे ले सकते हैं ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके और मेंटेन किया जा सके? तो बिल्कुल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी के पास ऐसी पावर्स हैं। थर्ड, एनी स्ट्रक्चर, इरेक्शन, मोनूमेंट, केव, रॉक स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन और मोनोलिथ विच इज ऑफ हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट और जो कि 100 साल या उससे ज़्यादा से एग्जिस्टेंस में है उसे राष्ट्रहित के लिए इम्पॉर्टेंट, नेशनल इम्पॉर्टेंस का घोषित किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर्स हैं। तो आपसे पूछा गया था इनमें से कौन कौन सा सही है? सभी के सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। अब देखते हैं 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर एडेड टू यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन और आफ्टर 2014। इस लिस्ट के बारे में आज वीडियो में कई बार देखा। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में 2014 या उसके बाद कौन सा नया एडिशन है? पहला ठाठेरस ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट जो कि पंजाब से है और 2014 में इसे ऐड किया गया था। योगा जो कि 2016 में ऐड किया गया था। मुदियट्टू और संकीर्तना दोनों पुराने हैं, उसी लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो इसलिए 1 और 2 सही आंसर है और 1 और 2 ए में है और इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। योगा और ठाठेरस ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट 2014 या उसके बाद ऐड किए गए थे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में। अब जाने से पहले आज ही की वीडियो पे बेस्ड एक कोट, आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड एक कोट जो कि महात्मा गांधी ने कहा था, आई वॉन्ट द कल्चर्स ऑफ ऑल द लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल बट आई रिफ्यूज टू बी ब्लोन ऑफ माई फीट बाय एनी। दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स में इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, रशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे हर कल्चर ने कुछ ना कुछ सिखाया है। सभी कल्चर के पास सिखाने को, देने को कुछ ना कुछ ज़रूर है। इंडिया में कई संत फ़कीर हुए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, संत कबीर,
तुलसीदास, रामदास, ऐसे कई संत हुए, कई फ़कीर हुए और दुनिया भर में ऐसे कई फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और सभी सांस्कृतिक विरासतों से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, और यही महात्मा गांधी कहना चाह रहे हैं।